अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ट्रांसलेशन की ये क्लास करेंगे। इन क्लासेस में हम क्या करते हैं, हम उर्दू पैराग्राफ से इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करते हैं। इनमें मैं आपको एक एक वर्ड ब्रेक करके बताती हूँ और आपको बताती हूँ किस तरह से अच्छे से आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में अपने आइडियाज़ को कन्वे कर सकते हो। तो अब ये जो पैराग्राफ है, तो मैं ये बता दूं, इससे पहले मैंने 2 क्लासेस जो हैं इनके ऊपर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि उन क्लासेस को देखो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें, बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है। वो कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश बाय कीपिंग इन व्यू फिगरेटिव इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। अच्छा देखो, ये जो वर्ड है ना, फिगरेटिव एक्सप्रेशंस, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, इसका मतलब क्या है। देखो उसने कहा है कि मैंने तो आपको एक पैराग्राफ दे दिया है, अब आपने इसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो आप इस तरह के एक्सप्रेशंस भी यूज कर सकते हो। देखो फिगरेटिव एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, मतलब एक ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनका मतलब वो नहीं होता जो वो कन्वे कर रहे होते हैं, बल्कि उनका जो मतलब होता है ना, जो असल मतलब है वो डिफरेंट होता है। मतलब वो किसी जज्बे की बात करते हैं, कोई फीलिंग कन्वे कर रहे होते हैं, कोई सोच बता रहे होते हैं, किसी तस्वीर को बयान कर रहे होते हैं। जैसे अक्सर आपने कहा है, आपने सुना होगा कि फलां पर्सन है, उसका जो दिल है वो पत्थर का है। अब देखो ये जो वर्ड है ना, हार्ट ऑफ स्टोन, अब इससे तो यही लग रहा है ना कि हार्ट मीन्स दिल, ऑफ मतलब का और स्टोन मतलब पत्थर। कभी किसी इंसान का जो दिल है वो असल में पत्थर का हुआ है? नहीं हुआ। तो इसका मतलब है ये जो वर्ड्स हैं ना, ये जो फ्रेजेस हैं, ये हमें किसी जज्बे को बता रही हैं, फीलिंग को बता रही हैं, इमोशंस को बता रही हैं। तो ये होती है फिगरेटिव। और इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस मतलब ये जो मुहावरे होते हैं, क्या आप इनका भी यूज कर सकते हो। अब जैसे कोई राज बताने के लिए आप यूज करते हो। अगर आप कह रहे हो कि फलां पर्सन ने राज उगल दिया, तो आप उसको टेल अ सीक्रेट की बजाय आप ये भी कह सकते हो स्पिल द बीन्स। तो ये जो चीज़ें हैं, उन्होंने कहा है कि आपको ये इतनी उन्होंने फ्रीडम दे दी है कि आप इनका भी इस्तेमाल करके इनको कन्वर्ट कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को रीड करती हूँ और उसके बाद हम इन वर्ड्स को ब्रेक करते हैं और इनकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है, बुजुर्ग ने बताया कि जंगल के पार एक पहाड़ है जहां वो फूल उगता है जिसकी खुशबू से आंखों की खोई हुई रोशनी लौट आती है। आ गया फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद, मगर पहाड़ बहुत बुलंद है और इस पर बेशुमार झाड़ियां हैं। फिर कोमा मतलब पॉज, कांटेदार झाड़ियां हैं, मतलब वो बता रहा है कि वहां पे झाड़ियां तो हैं लेकिन कांटेदार झाड़ियां हैं। उसके बाद फुल स्टॉप। फिर उसने कहा इस पहाड़ पर जाने के लिए बड़े बड़े पत्थर हैं। अच्छा कौन से पत्थर? उसने कहा जो रास्ता रोक लेते हैं। उसके बाद उसने कहा और चढ़ने के लिए कई लोग आए और गए, मगर ऐसा कोई शख्स नहीं जो फूल तक पहुंचा हो। शायद इसीलिए दुनिया में दुख और तकलीफ है और इंसान रोशनी की तलाश में है। देखो ये पैराग्राफ जो है ना, ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीनिंग रखता है। मतलब ये चीज़ अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी आपको, मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी, बल्कि ये मैं आप सबको कहती हूँ। आप सब जो है ना, मुझे ये बताएं कि इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आई, कि इसमें जंगल क्या है, इसमें पहाड़ क्या है, फूल से क्या मुराद है, इसकी पत्थरों से क्या मुराद है, कौन सी झाड़ियाँ। ये चीज़ें मैं चेक करूँगी कि आपकी जो माइंड है वो किस तरह से इसको लेकर चलती है, तो वो कमेंट सेक्शन में देखेंगे। अभी इसको ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा सबसे पहले इसने वर्ड यूज़ किया है बुजुर्ग। अच्छा देखो
अगर आप क्लास में न्यू हो, आपको नहीं पता कि इन क्लासेस को मैं कैसे ट्रांसलेट करती हूँ, तो मैं ये बता दूं कि सबसे पहले जहाँ फुल स्टॉप आता है वहाँ पे जितने वर्ड्स यूज होते हैं उनको मैं इजी वर्ड्स में कन्वर्ट करती हूँ। ठीक है, उसके बाद उन वर्ड्स को, वो जो छोटी छोटी ब्रिक्स हैं, उनको मैं कंबाइन करती हूँ और अपना कंप्लीट सेंटेंस बनाती हूँ। तो सबसे पहले ये देखो, उसने कहा बुजुर्ग ने बताया। देखो इसका मतलब है ये जो बुजुर्ग है ये हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ठीक है, उसने कोई एक्शन किया है। अब बात आती है बुजुर्ग के लिए आप कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हो। देखो बुजुर्ग के लिए आप एल्डर का वर्ड भी यूज कर सकते हो और आप सेज का वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे साथ साथ मेंशन करती जाती हूँ कि ये जो बुजुर्ग वर्ड इसने यूज किया है, इसके लिए आप एल्डर भी यूज कर सकते हो और सेज भी यूज कर सकते हो, या आप वॉइस पर्सन भी यूज कर सकते हो। असल में बुजुर्ग से मुराद क्या है, मतलब ये उस पर्सन की बात कर रहा है जिसके पास अकल है, समझ बूझ है, जिसने वक्त गुजारा है और उसके बाद एक्सपीरियंस हासिल किया है। अब उसके बाद इसने यूज किया वर्ड बुजुर्ग ने बताया। देखो बताया वर्ब है, इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, टेल और से। टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। ठीक है, और से की सेकंड फॉर्म होती है सेड। अब बच्चों को ये समझ नहीं आती कि यहाँ पे हम टेल का यूज करें कि से का यूज करें। देखो ये जो से होता है ना, आप ये समझ लो ये 1 वे कम्युनिकेशन होती है। इसमें सिर्फ बोलने वाला होता है, सुनने वाला नहीं होता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं अपने कमरे में हूँ, मैं कह रही हूँ कि आज मैं थक गई हूँ, तो मैं यहाँ पे से का वर्ड यूज करूंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई और पर्सन मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई लिसनर नहीं है। और जब मैं किसी दूसरे पर्सन को बताऊंगी, मैं अपनी सिस्टर को, अपने ब्रदर को बताऊंगी कि मैं आज थक गई, तो वहां पे मैं टेल का यूज करूंगी। तो ये समझ लो से जो होता है ये 1 वे कम्युनिकेशन है, और ये जो टेल है ये 2 वे कम्युनिकेशन है। इसमें स्पीकर भी होगा और लिसनर भी होगा, दोनों होंगे। अब यहाँ पे ये जो बुजुर्ग हैं ये तो अकेले हैं, यहाँ पे तो किसी पर्सन की बात ही नहीं की कि बुजुर्ग ने किसी बच्चे को बताया या बुजुर्ग ने किसी औरत को बताया, ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे से का। तो मैंने यहाँ पे सेड लगा दिया, और बुजुर्ग के लिए आप कुछ भी लगा सकते हो, एल्डर लगा लो या सेज लगा लो या वाइस पर्सन यूज कर लो। ठीक है, उसके बाद उसने कहा के। अच्छा, अब के लिए आप किसका यूज करोगे, दैट का यूज करोगे। बुजुर्ग ने बताया के। अब के जो होता है ना, जब आप एडिटोरियल्स को देखते हो उसमें भी उसने यूज किया होता है, लेकिन के जो होता है वो समटाइम्स उसको स्किप कर दिया जाता है क्योंकि वो इतना मीनिंग नहीं रखता। ठीक है, बुजुर्ग ने बताया के, बुजुर्ग ने बताया, आप इसको भी अगर इसको कैंसिल करते हो ना तो ये फिर भी अपना मीनिंग कन्वे कर देगा। अच्छा, उसने क्या बताया, उसने कहा जंगल के पार। अच्छा देखो, जंगल के पार, जंगल का मतलब क्या है, जंगल का मतलब है फॉरेस्ट। ठीक है, हमें फौरन से पहले अपना वर्ड मिल गया, हमने कहा फॉरेस्ट मीन्स जंगल। ठीक है, अब उसने कहा के पार। अब ये क्या चीज है, इसको मैं कैसे ट्रांसलेट करूंगी। देखो, जब हम कहते हैं ना कोई चीज फला चीज के पार है, तो इसका मतलब है वो दूसरी साइड पे है। ठीक है, जब आपने ये चीज कहनी है ना कि कोई चीज किसी चीज से दूसरी जगह पे है, दूसरी साइड पे है, वो रिवर भी हो सकता है, ठीक है, वो फॉरेस्ट भी हो सकता है, वो वॉल भी हो सकती है, वो कोई ऑब्स्टिकल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आपके पास कितनी ऑप्शंस है, आप यूज कर सकते हो बियॉन्ड को, आप यूज कर सकते हो अक्रॉस को, आप यूज कर सकते हो ऑन द अदर साइड ऑफ। ठीक है,
में से आप कुछ भी लगा सकते हो इस के पार्ट के लिए। अब आगे देखो, उसने कहा एक पहाड़ है, ठीक है, एक पहाड़ है। अब ये जो चीज है ना, एक, चले मैं सेट कर लूं इसको, ये जो चीज है ना एक पहाड़ है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो सिर्फ ये बता रहा है कि वहां पे ये चीज है, वो एक स्टेट बता रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे अपने डमी सब्जेक्ट को। वो कौन सा है? वो है देयर। तो आप कह दो देयर इज अ माउंटेन। उसके बाद उसने कहा जहां। अब देखो ये जो जहां चीज है इसको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? देखो ये होता है वेयर, ठीक है। इसके दो मतलब होते हैं, एक इसका मतलब होता है कहाँ, ठीक है, दूसरा इसका मतलब होता है जहां। अब कहाँ किस जगह पे यूज करना है और जहां किस जगह पे यूज करना है इसको समझ लो। देखो जब कोई पर्सन आपसे लोकेशन का पूछता है, आपसे किसी जगह के बारे में पूछता है, तो तब आप वेयर ये वाले कहाँ का यूज करोगे। जैसे वेयर इज योर बैग, कि तुम्हारा बैग कहाँ है। अब यहाँ पे जहां का मीनिंग नहीं निकल रहा, यहाँ पे कहाँ का मीनिंग निकल रहा है। और जब आपने ये कहना है कि ये वही जगह है जहां हम मिले थे, तो यहाँ पे वेयर जो है वो जहां का मीनिंग देगा। जैसे दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट। आप अपने भाई के साथ कहीं गए हो, ठीक है, आपने देखा, आपने कहा कि बचपन में ना ये वही जगह होती थी जहां हम खेलते थे या जहां हम बैठते थे, जहां हम आइसक्रीम खाते थे। तो यहाँ पे भी हमने वेयर का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पे वेयर जो है वो जहां का मीनिंग दे रहा है। जब हमने कहीं पे भी लोकेशन को शो करना है ना कि ये वो वाली जगह है, तो वहां पे वेयर का मीनिंग ये होगा। और जब आपने लोकेशन की बात करनी है, आपने लोकेशन को पूछना है, तब इसका मीनिंग ये होगा, ठीक है। अब ये देखो, अब उसने कहा जहां वो फूल उगता है, मतलब ये यहाँ पे लोकेशन पूछ नहीं रहा आपसे, ये कह रहा है, ये आपको जगह दिखा रहा है, ये आपको प्लेस दिखा रहा है, आपको बता रहा है कि ये वो जगह है जहां वो फूल उगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी? मैं वेयर का यूज करूंगी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद उसने कहा वो फूल। अच्छा, अब देखो ये जो वो है ये क्या चीज है? देखो एक होता है दिस, एक होता है दैट, ठीक है, एक होता है दीज, एक होता है दोज। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब ये जो चीज होती है ना दिस और दैट, ये सिंगुलर के साथ आता है और ये प्लूरल के साथ आता है। लेकिन जब आपने किसी नजदीक वाली चीज की तरफ इशारा करना है, तो तब आप इसको यूज करोगे और इसको यूज करोगे, ठीक है। नजदीक वाली चीज की तरफ जब आपने इशारा करना है, ओहो। अच्छा, जब आपने दूर वाली किसी चीज की तरफ इशारा करना है, तब आप दैट और दोज का यूज करोगे, ठीक है। अब आपने इस चीज को माइंड में रखना है। अब यहाँ पे ना आप दूर वाली चीज की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ये वो जगह है, मतलब जहां वो फूल उगता है, वो वाला जिसकी तरफ मैं इशारा कर रही हूँ। अब वो जो फूल है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी? यहाँ पे मैं यूज करूंगी दैट फ्लावर, ठीक है। उगता है, उगता मतलब उगने के लिए आप कौन सी वर्ब यूज करते हो? आप यूज करते हो ग्रो, ठीक है। ये वाला जो फ्लावर है वो ग्रो करता है। उसके बाद उसने कहा जिसकी खुशबू, जिसकी खुशबू, इसके लिए आप क्या यूज करोगे? आप हुज यूज करोगे। जिसकी खुशबू, खुशबू क्या होता है? फ्रेग्रेंस, ठीक है, आपने ये साथ लगा दिया।
अब यहाँ पे भी बच्चों को होती है कन्फ्यूजन कि जब वो बैठे ट्रांसलेट कर रहे होते हैं ना, उनको ये समझ नहीं आती अगर मैं हुज लगाऊं, हुज का मतलब तो किसका भी होता है, जिसका भी होता है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, अब इस चीज को भी देख लेते हैं साथ साथ। देखो ये जो हुज होता है ना, जब इसका मतलब किस का होता है, जब हम कहते हैं ना ये चीज किसकी है, जब हम ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा सवाल पूछते हैं, तो तब ये जो हुज होगा इसका मतलब होगा किसका, कि ये किताब किसकी है, ये कलम किसकी है, ये बैग किसका है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन है। और जब हम हुज यूज करते हैं और इसका मीनिंग होता है जिसका, जिसकी या जिनके, तब क्या कर रहा होता है, तब ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है किसी पर्सन के बारे में या किसी चीज के बारे में। जैसे आप कह सकते हो आई मेट अ गर्ल whose voice was beautiful। मैं एक लड़की से मिला। अच्छा, कौन सी लड़की? कहता जिसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। मतलब ये हमें इस लड़की के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे हुज का मीनिंग क्या होगा, जिसका, जिसकी या जिनके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया कि हुज मतलब जिसकी खुशबू से, मतलब ये वो वाला फूल है जिसकी खुशबू से, जिसको ये एक्सप्लेन कर रहा है। ये असल में सेंटेंस को लिंक करता है। अब ये देखा करो। और वो जो पहले वाला है वो सिर्फ क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा आंखों की खोई हुई रोशनी। ठीक है, ये चीज इसने मेंशन किया। देखो, आंखों की खोई हुई रोशनी। अब इसके लिए क्या वर्ड हो सकता है? देखो, सबसे पहले आपको पता है कि जो नजर होती है ना, रोशनी जो होती है, जिसको नजर कहते हैं, रोशनी कहते हैं, आपने अक्सर शॉप्स के वर्ड पे देखा होगा आई साइट, विजन। ठीक है, वहां से इसको उठा लो। बल्कि तो यहाँ पे आप आई साइट भी यूज कर सकते हो और विजन भी यूज कर सकते हो। लेकिन उसने कहा खोई हुई, मतलब एक ऐसी आई साइट, एक ऐसी विजन जो जा चुकी हुई है, जो खोई हुई है। तो इसके लिए आप लॉस्ट का वर्ड यूज करोगे। ठीक है, अब उसने कहा लौट आती है। लौट आने का मतलब क्या है? रिटर्न होती है। तो इसके लिए आप कौन सी वर्ब यूज करोगे? आप रिटर्न वर्ब यूज करोगे। और उसके बाद आ गया हमारा फुल स्टॉप। तो अब ये जितने हमने वर्ड्स यहाँ पे लिखे थे, अब सबको मैं कंबाइन करूंगी और एक अपना सेंटेंस बनाऊंगी। तो ये देखो, मैंने इसको कंबाइन किया। कंबाइन क्या करना है, सारी चीजें तो मैंने यहाँ पे ब्रिक्स इकट्ठी कर ली हैं। अब बस मैंने इनको जोड़ते जाना है और अपना सेंटेंस मुकम्मल करते जाना है। द एल्डर सेड दैट बियॉन्ड द फॉरेस्ट देयर इज अ माउंटेन वेयर द फ्लावर ग्रोज whose fragrance returns the lost vision। सिंपल सी बात है, हमने ये बात कर दी यहाँ पे कि एल्डर ने कहा था, बुजुर्ग ने कहा था, उसने बताया था। क्या बताया था? उसने यही बताया था ना कि जंगल के पार एक पहाड़ है। अब ये जो एक पहाड़ है, इसके लिए मैंने क्या कहा? मैंने कहा देयर इज अ माउंटेन। तो ये जो देयर होता है ये डमी सब्जेक्ट होता है, ये रियल सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, अगर आपने एडिटोरियल मेरे साथ रीड किए हैं तो आपको पता है कि देयर का यूज कहाँ पे होता है, इट का यूज कहाँ पे होता है। कहता जहां वो फूल उगता है जिसकी खुशबू से आंखों की खोई हुई रोशनी लौट आती है। तो ये सारी चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है कि whose fragrance returns the lost vision। अब आगे देखो, अब उसने कहा मगर। अच्छा, अब ये जो चीज इसने यूज किया ना मगर, अब इसको भी देखते हैं। पहले इसको रीड कर लेते हैं। मगर पहाड़ बहुत बुलंद है। ठीक है, पहाड़ जो है वो बुलंद है, मतलब इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट बता रहा है कि पहाड़ जो है बुलंद हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, ये वो वाला सिस्टम है। ठीक है, अब ये जो मगर इसने यूज किया है, इसको देख लेते हैं। देखो, इसके लिए हम बट का यूज करते हैं। अब ये जो बट होता है ना, इसके भी टू मीनिंग होते हैं। एक होता है लेकिन
ठीक है, मगर या पर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये कंट्रास्ट शो करता है। देखो कंट्रास्ट का मतलब क्या है, कंट्रास्ट का मतलब है कि दोनों चीजें जो है वो ऑपोजिट हैं। ठीक है, जैसे आप ये कह सकते हो, आप टू सिस्टर्स हो, आप टू सिस्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप कह रहे हो कि मुझे चाय पसंद है लेकिन मेरी सिस्टर को कॉफी पसंद है, तो ये हो गया कंट्रास्ट। तब आप इसका मतलब क्या होगा, लेकिन मगर पर। और उसके बाद ये जो दूसरा मीनिंग होता है वो होता है एक्सेप्ट का मीनिंग देता है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, सिवाय, के अलावा। ठीक है, अब ये जो चीज है ये हमने एडिटोरियल में बहुत दफा कवर की हुई है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं। जैसे हम कहते हैं ना कि पार्टी थी, पार्टी में सब लोग आए सिवाय रबिया के। अब ये जो सिवाय है ना, यहाँ पे मैं बट को यूज करूंगी, तो यहाँ पे बट जो मीनिंग कन्वे कर रहा है वो है के अलावा, मतलब रबिया के अलावा बाकी सब आए करके। यहाँ पे मैंने मगर के लिए बट का यूज किया। अच्छा, अब उसने कहा पहाड़, पहाड़ के लिए आपने माउंटेन यूज किया। ठीक है, उसके बाद उसने कहा बहुत बुलंद है, मतलब बहुत के लिए आपने वेरी को यूज कर लिया, बुलंद है मतलब हाई है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा और, मतलब एंड, इस पर बेशुमार झाड़ियां हैं, मतलब वो जो पहाड़ हैं उसके ऊपर झाड़ियां हैं। तो आप ये कह सकते हो, अच्छा बेशुमार का मतलब क्या होता है, काउंटलेस, मतलब ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा हो, जिसका कोई शुमार नहीं है। और झाड़ियों की क्या इंग्लिश होगी, आप कह लो बुशिस। ठीक है, और अगर वहां पे अगर कुछ और होता, जैसे चट्टाने होती या कुछ और होता, तब आपने इसको यूज करना था रॉक्स। ठीक है, अगर चट्टाने होती उसके ऊपर तो रॉक्स आ जाना था, अगर झाड़ियां हैं तो आप बुशिस का वर्ड, बुशिस जो है वो यूज कर सकते हो। अब उसके बाद उसने कोमा लगाया, उसने कहा कांटेदार झाड़ियां हैं। अब ये जो चीज है ना, ये इस चीज को क्लियर कर रही है। पहले उसने कहा वहां पे झाड़ियां हैं, फिर उसने दोबारा उसने अपनी बात को रिपीट किया और उसने कहा वहां पे कांटेदार झाड़ियां हैं। तो इसको अगर आप चाहो तो आप कंबाइन भी कर सकते हो। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि देयर आर काउंटलेस थोर्नी बुशेस, इस तरह से कंबाइन करके भी लिख सकते हो। उसके बाद आ गया फुल स्टॉप। तो अब यहां से यहां तक हमारा सेंटेंस है। अब ये जो ब्रिक्स मैंने इकट्ठी की हैं इनको मैं कंबाइन करती हूँ और अपना सेंटेंस आपके सामने बनाती हूँ। ठीक है, इस तरह से करके मैंने अपना सेंटेंस बना लिया। ठीक है, जो मीनिंग कन्वे कर रहा है अपना। उसके बाद आगे देखो, उसने कहा इस पहाड़ पर जाने के लिए। ठीक है, करने के लिए, जाने के लिए, इसके लिए आप क्या यूज करते हो, आप इन ऑर्डर टू भी यूज करते हो, आप टू भी यूज करके इस बात को कह सकते हो। तो पहाड़ पर जाने के लिए, पहाड़ को आप क्लाइंब करते हो। ठीक है, इसके लिए क्लाइंब वर्ड यूज करते हो, तो आप कह सकते हो टू क्लाइंब दैट माउंटेन। दैट क्यों आया, उस पहाड़ की बात कर रहा है, उस पहाड़ पर जाने के लिए। अच्छा, उसने कहा बड़े बड़े पत्थर हैं, मतलब पत्थर के लिए आप स्टोन्स ले लो कि बड़े बड़े, और बड़े बड़े के लिए आप क्या यूज करोगे, आप यूज कर सकते हो ह्यूज। ठीक है, बहुत बड़े थे, ह्यूज स्टोन्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये जो चीज है ना, उसने कहा इस पहाड़ पर जाने के लिए बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो सिर्फ बता रहा है कि वो वहां पे अगर जाना है ना तो वहां पे ये चीज पड़ी हुई है। अच्छा, अब कौन से पत्थर हैं, उसने कहा जो। अच्छा, अब ये जो चीज है ना इसको भी देखते हैं, कहता है जो रास्ता रोक लेते हैं। अब ये किसकी बात कर रहा है, ये जो किसके लिए आया, ये इन पत्थरों के लिए आया। ये जो बड़े बड़े पत्थर है ना वो रास्ता रोक लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आप चेक करो, रास्ता रोक लेना क्या होता है, किसी चीज को ब्लॉक कर देना। अब वो ब्लॉक करते हैं किसको, रास्ते को, रास्ता मतलब पाथ। ठीक है, अब ये जो चीज है इसको चेक कर लो। देखो, जो दैट होता है ना और जो विच होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। जो दैट होता है ना वो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसको आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है। लेकिन जो विच होता है ना, ये इसको आप स्किप कर सकते हो, ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं देता।
ये नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी कोई जरूरत भी नहीं होती। तो अब इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन इसको स्किप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे दैट आएगा कि विच आएगा। देखो यहाँ पे इसने बात की है कि बड़े बड़े पत्थर हैं, मतलब पहाड़ पर अगर आप जा रहे हो, रास्ते में बड़े बड़े पत्थर हैं, तो वो पत्थर ऑफ कोर्स आपको भी पता है, अगर आप जा रहे हो, आप किसी माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हो, रास्ते में बड़े बड़े पत्थर हैं, तो इसका मतलब है कि वो रास्ता रोकेंगे। तो ये चीज तो सबको पता है। तो इसके लिए आप दैट की बजाय विच का यूज करो, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि ये चीज तो हम सबको पता है, पत्थर हैं तो रास्ता रोकेंगे। अब यहाँ पे आ गया फुल स्टॉप, इसको करते हैं कंबाइन और अपना सेंटेंस बिल्ड करते हैं। तो ये देखो, ये मैंने सेंटेंस बनाया, सही बन गया। इसमें भी यही बता रहा है कि पहाड़ पे जाने के लिए, माउंटेन पे जाने के लिए वहां पे बहुत बड़े बड़े स्टोन्स हैं, और ये वो स्टोन्स हैं जो रास्ता ब्लॉक करते हैं। अच्छा, उसने कहा और चढ़ने के लिए कई लोग आए और गए। देखो, कई लोगों की बात कर रहा है, पीपल की बात कर रहा है। अब यहाँ पे आप किसको यूज करोगे? मैनी को यूज करोगे कि मच को यूज करोगे? ऑफ कोर्स आप मैनी को यूज करोगे। अब मैनी मच का क्या डिफरेंस है, ये भी पहली क्लास में हम कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप कहोगे मैनी पीपल, ठीक है। आए मतलब कम की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि है केम। और गए का मतलब है गुजर गए, पास्ट अवे, मतलब मर गए, ये इसकी बात कर रहा है, आए और गए। उसके बाद उसने कहा मगर, ठीक है। फिर हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे? बट का यूज करेंगे। ऐसा कोई शख्स, मतलब ऐसे के लिए मैंने क्या बताया था? सच, मतलब नो सच पर्सन, ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई पर्सन और पीपल के दरमियान में जो डिफरेंस होता है, ये भी मैं कवर कर चुकी हूँ पिछली क्लासेस में, ठीक है। क्योंकि अगर मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करती गई तो क्लास जो है ना वो लेंथी हो जाएगी। तो अब उसने कहा ऐसा कोई शख्स नहीं था, मतलब ऐसा कोई शख्स नहीं आया, कहता जो फूल तक पहुंचा हो। अब यहाँ पे इसने जो यूज किया, जो के लिए हम हु का यूज करेंगे, क्योंकि ये पर्सन की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि ऐसा कोई पर्सन नहीं आया, ऐसा कोई शख्स नहीं आया जो फूल तक पहुंचा हो। देखो, पहुंचने के लिए आप क्या यूज करते हो? वर्ड रीच। और कहाँ पहुंचना था? फ्लावर तक। और कौन सा फ्लावर? खास फ्लावर की बात कर रहा है, तो हम द आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। अब इसको कंबाइन करते हैं और अपना सेंटेंस चेक करते हैं। अब ये देखो, मैंने ये सेंटेंस लिख लिया। उसने कहा बहुत सारे लोग आए, केम एंड पास्ट अवे, और गुजर गए या वेंट अवे, चले गए, बट नो सच पर्सन, लेकिन ऐसा कोई इंसान हैज कम नहीं आया, हु रीच द फ्लावर, जो यहाँ तक पहुंचा, जो फ्लावर तक पहुंचा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, कहता शायद के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हो? पहली क्लास में देखा था ना, उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था? परहैप्स। कहता शायद, इसीलिए मतलब दैट इज वाई, यही वजह है, दैट इज वाई, यही वजह है, इसीलिए दुनिया में दुख और तकलीफ है। अच्छा, दुनिया में क्या है? उसने कहा दुख भी है और तकलीफ भी है। अब यहाँ पे कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा। वो सिर्फ बता रहा है वहां पे किताबें हैं, वहां पे आइसक्रीम है, वहां पे दुख है, वहां पे तकलीफ है। तो इसके लिए आप डमी सब्जेक्ट देयर का यूज करोगे। और यहाँ पे दुख के लिए आप क्या यूज करोगे? सोरो यूज करोगे। और तकलीफ के लिए आप सफरिंग वर्ड यूज करते हो, ठीक है, सोरो और सफरिंग। उसने कहा और इंसान रोशनी की तलाश में है। अब जो इंसान है वो किसी चीज की तलाश में है, तो किसी चीज की तलाश के लिए आप क्या फ्रेज यूज करते हो? आप यूज करते हो इन सर्च ऑफ, किसकी? रोशनी की, लाइट, ठीक है। आपने यहाँ पे लाइट लगा दिया। और इंसान मतलब मैनकाइंड की बात हो रही है, सारे इंसानों की बात हो रही है। तो अब मैं इसको कंबाइन करती हूँ, फिर देखते हैं इसका क्या सेंटेंस हमें मिलता है। ये देखो, उसने कहा परहैप्स, शायद, दैट इज वाई, यही वजह है, देयर इज सोरो एंड सफरिंग इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में दुख भी हैं और वो तकलीफें भी हैं। क्या इसने दुख और तकलीफ दोनों हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में। एंड मैनकाइंड इज इन सर्च ऑफ लाइट, और जो इंसान है वो किसकी तलाश में है? वो रोशनी की तलाश में है। तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो, इसने ना बड़े ही पावरफुल वे से इसको एंड किया है।
इसने कहा कि ये जो तलाश है ना ये अभी भी जारी है। अब ये किसी भी चीज की तलाश हो सकती है। अब हर पर्सन की तलाश मुख्तलिफ है, लेकिन ये तलाश जो है, ये जो जर्नी है, ये आरामदेह नहीं है। इसमें पेन है, इसमें सोरो है, इसमें सफरिंग है, दुख है, तकलीफें हैं। तो ये कह के उसने यहाँ पे इसको एंड किया। तो इसके साथ ही बच्चों आज की क्लास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ हर चीज़ को आसान से आसान बनाने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।